नमस्कार दोस्तों। बीइंग इलेक्ट्रिकल के करंट ट्रांसफार्मर के सीरीज़ में हम लोग जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है, ऐसे तो हम लोग नेम प्लेट पर कैसे पढ़ते हैं रेशियो को, सेकेंडरी जो टर्मिनल्स होते हैं उनके किस कॉन्फ़िगरेशन पे कौन सा रेशियो सेलेक्ट होता है, ये जो हम लोग पिछले वीडियोस में जो हम लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो को समझने में ज़्यादा आसानी होगी अगर आप पहले वो वीडियोस को देख लें। मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जो उसे देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो रेशियो हमने सेकेंडरी टर्मिनल्स के कॉन्फ़िगरेशन से सेलेक्ट कर लिया है वो रेशियो करेक्ट है कि नहीं, इस बात का टेस्ट कैसे करेंगे। या अगर किसी ऐसे ट्रांसफार्मर है कोई हमारे पास जिसका कि नेम प्लेट का डिटेल्स जो है प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है और हमारे पास जो है उसको यूज़ करने की बाध्यता है, तो वैसे केस में क्या है कि हम उसका जो है रेशियो टेस्ट जो है करेंगे और उससे जो है हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन किस रेशियो पर है। तो सपोज़ हमारे पास एक प्राइमरी सर्किट है जैसा एज यूजुअल, और ये रेशियो टेस्ट भी पोलैरिटी टेस्ट की तरह जो है सिंगल फेज के लिए ही होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो 3 फेज के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, सिंगल फेज तीनों में इंडिविजुअली लगे होते हैं और सिंगल फेज के लिए ही रेशियो टेस्ट इंडिविजुअली करते हैं, ठीक है ना। 3 फेज हैं अगर और तीनों में अलग अलग सीटी लगे हुए हैं तो तीनों का इंडिविजुअली जो है रेशियो टेस्ट करेंगे और तीनों का इंडिविजुअली रेशियो जो है एक समान रखेंगे, सो दैट कि जब 3 फेज बनाए तो वो एक बैलेंस वोल्टेज जो है हमें, बैलेंस करंट जो है हमें प्रोवाइड करे, ठीक है ना। अब चलिए, अब मान लेते हैं कि एक करंट ट्रांसफार्मर है, उसमें 2-3 टैपिंग है। हम एक केस लेते हैं जबकि हमें जो है ये पता है कि इस पर S1 लिखा है, इस पर S2 लिखा है, इस पर S3 लिखा है, इस पर S4 लिखा है, ठीक है। और मान लिया कि ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी रेटिंग कितनी है, 1200 बार 600 बार 300 बार 1। तीन ही रेशियो क्यों लिया भाई, चूँकि 4 है नंबर ऑफ टैपिंग सेकेंडरी के, तो n-1 3 रेशियो करेगा। कैसे, एक कॉम्बिनेशन होगा S1 S2। तो जो हम लोग जनरली अभी तक थ्योरी पढ़े हैं और नेम प्लेट पर भी रहता है, हम मान लीजिए कि नेम प्लेट पे जो डाटा है उसको क्रॉस चेक ही कर रहे हैं। टेस्ट करने का तो ये भी मतलब होता है कि जो डाटा हम लोग जो है रीड कर रहे हैं, जो डाटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको हम एक बार चेक कर लें कि एग्जैक्टली वही डाटा है या नहीं, या फिर जो है कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है, वर्किंग एरर हो जाता है, टैग लगाने में कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो क्या है, S1 से S2 सबसे कम टर्न्स है, S1 से S3 उससे ज़्यादा टर्न्स है, लगभग दुगुना, और S1 से S3 तक जितना है उसका दुगुना टर्न्स है। ये 3 केस हो गया, ठीक है ना। तो S1 से S4 जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज़्यादा रेशियो वाला होगा, तो 1200 बार 1 होगा, ठीक है। S1 से S3 उससे कम है, और क्या कम वाला, 600, तो 600 बार 1 होगा। और S1 से S2 सबसे कम वाला है, तो सबसे कम वाला रेशियो क्या होगा, 300 बार 1 होगा। तो क्या है कि अब तो ये हमारे प्लेट पर रहता है, अब इसको चेक कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर होता है फील्ड में लगा हुआ, उस करंट ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट के लिए जो है P1 और P2 दो जो है स्टड दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहें तो तीनों फेज के सीटी का एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेस्टिंग होगी ना, ये इंडिविजुअली सिंगल फेज सीटी का ही रिजल्ट देगी। बहुत लोग कहते हैं कि 3 फेज को एक साथ कर लिया, तो 3 फेज को एक साथ करने का ये मतलब नहीं होता। 3 फेज को एक साथ करने का मतलब क्या रहता है कि 1 2 3 ये क्या करते हैं कि ये मान लीजिए कि एक सीटी यहाँ पर इसमें है, ठीक है ना, एक सीटी यहाँ पर है, इससे निकला, एक सीटी यहाँ पर है, इससे निकला, और एक सीटी यहाँ पर है, इससे निकला, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि इसके आउटपुट को उठा करके इसके इनपुट में जोड़ देते हैं, इसके आउटपुट को उठा करके इसके इनपुट में जोड़ देते हैं, और तब इसके आउटपुट को ले जा करके और इसके इनपुट को ले जा करके एक किट में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सीटी रेशियो का टेस्ट किट। ये सीटी रेशियो का टेस्ट किट, बेसिकली ये सीटी रेशियो क्या बताएगा, ये प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट किट बोलते हैं। मतलब प्राइमरी सर्किट में एक करंट, ये करंट सोर्स है, कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और कुछ नहीं। ये क्या है, एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, ठीक है। हम लोग जितना चाहें यहाँ से एक रियोस्टेट और एक ट्रांसफार्मर रहता है जो करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, एक करंट सोर्स की तरह जो है ये प्राइमरी इंजेक्शन जो है ये काम करता है। तो बेसिकली सीटी का रेशियो कैसे चेक होता है, प्राइमरी इंजेक्शन के मेथड से, मतलब प्राइमरी सर्किट में आप दीजिए। तो ये तो हो गया कि तीनों को जो है एक साथ जोड़ दिया, और इसका जो सेकेंडरी है आप जो है एकदम शॉर्टकट बहुत जल्दी करना चाहते हैं, एकदम टाइम नहीं आपके पास में, और ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगर्ड है उसमें करना चाहते हैं, तो इनका जो सेकेंडरी है उसमें तीनों का जो है जो न्यूट्रल वायर होगा उसमें जो है 3 टाइम्स करंट आ जाता है। वो जो हम जब स्टार पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल से जानेंगे। अभी हम लोग सिंगल फेज पे फोकस करते हैं ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी आसानी से आ जाए, ठीक है। अब चलिए, अब मान लेते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें लेते हैं S1 से S3, ये क्या कहता है, 600 बार 1, ये रेशियो। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि S1 से S3 के बीच में जो है एक आमीटर लगा देंगे। AC आमीटर होगा, याद रखिएगा, ये ट्रांसफार्मर एक्शन है,
अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही चलता है। पोलैरिटी के टाइम में क्या था, हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था तो ताकि डीसी करंट मेजर करे। वो क्यों? क्योंकि हम इम्पल्स दे रहे थे ताकि हमें करंट की डायरेक्शन दिखे। अब क्या है, अब हमें करंट की मैग्नीट्यूड से काम है, इसलिए ये एसी एमीटर होगा। या अगर आप एमीटर नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं भाई कि S1 और S3 को बाहर निकाल के शॉर्ट कर दिया और इसके ऊपर जो है एक क्लैम्प मीटर लगा दिया। एक क्लैम्प मीटर जो है, जो एसी क्लैम्प मीटर जो रीडिंग देगा वो आपको जो है वो आपका जो है रीडिंग जो है वो आपको मिल जाएगा कि भाई S1 से S3 तक कितना चल रहा है। मतलब बेसिकली जो है सेकेंडरी को एक क्लोज सर्किट का पाथ देना है, आइदर थ्रू ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसी एमीटर, और डायरेक्टली यू कैन शॉर्ट इट एंड प्लेस ए क्लैम्प मीटर ऑन द वायरिंग फ्रॉम S1 टू S3, ठीक है, टू मेजर द करंट फ्लोइंग फ्रॉम S1 टू S3। हियर वी आर कंसिडरिंग S1 and S3 terminals and the ratio declared on the plate or the assumed by the user that needs to be tested is what? 600/1. That what it means, we are going to test 600/1 CT ratio, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, ये प्राइमरी सर्किट है। यहाँ पे क्या किया भाई, प्राइमरी इंजेक्शन करंट से आई वेरिएबल जो है फीड कर दिया और यहाँ से यही आई वेरिएबल जो है वापस ले आए। और ये जो आई वेरिएबल है ये एक किट से निकलता है जिसको प्राइमरी इंजेक्शन किट कहते हैं, ठीक है। एक रेस्टेट की मदद से जो है हम इससे निकालते हैं। अब रहता है भाई कि कैसे पता चलेगा कितना रेस्टेट से, तो रेस्टेट से वैरी करते हैं, इसके ऊपर अपना स्क्रीन भी होता है या फिर एक हाई रेंज का जो है हम एक एसी क्लैम्प मीटर भी इस सर्किट में लगा सकते हैं। एक हाई रेंज का एसी क्लैम्प मीटर इस सर्किट में लगा दीजिए, उससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई इसकी रीडिंग जो है आपको ये आसानी से देता रहेगा कि प्राइमरी सर्किट में कितना। अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, S1 से S3 के बीच में या तो क्लैम्प मीटर या फिर आप जो लीकेज करंट टेस्टर बोल लीजिए, जो ज़्यादा एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी हाई होती है जिसकी, वो लगा दिया, या फिर एक एसी एमीटर लगा दिया। प्राइमरी करंट को वेरी कराते रहिए। अब अगर 600 का रेशियो एस्टेब्लिश्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 200 एम्पेयर, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 200 एम्पेयर प्राइमरी में बहा रहे हैं, प्राइमरी में मतलब जो आई वेरिएबल है उसकी मैग्नीट्यूड, आई वेरिएबल जो है उसकी मैग्नीट्यूड 200 एम्पेयर है, तो S1 से S3 के बीच में जो एमीटर लगा हुआ है, एसी एमीटर या जो क्लैम्प मीटर लगा हुआ है, वो कितना आपको रीडिंग दे देगा, कितना देगा सोच लीजिए। 600 के लिए 1 एम्पेयर देता है तो 200 के लिए कितना दे देगा, 200 के लिए कितना देगा 1/600 इंटू 200 मतलब 1/3 एम्पेयर, मतलब 0.33 एम्पेयर के आसपास जो है दे देगा। अगर आप जो है 400 एम्पेयर तक फ्लो कराते हैं प्राइमरी में तो सेकेंडरी में कितना दे देगा 0.66 या 0.67 एम्पेयर। अगर आप 600 एम्पेयर तक कराते हैं तो कितना दे देगा 1 एम्पेयर। अगर आप 600 एम्पेयर से 20% ज़्यादा कराते हैं, 20% मतलब 720 एम्पेयर तक कराते हैं तो क्या हो जाएगा 1.2 ये हो जाएगा। अगर आप 600 एम्पेयर से 25% ज़्यादा कराते हैं, 25% मतलब कितना हो गया 750 एम्पेयर कराते हैं तो 1.25 एम्पेयर दे देगा। अब ये 20% और 25% वाला बात सब क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब आप सीटी का प्लेट देखेंगे तो 125% तक जो है उसका ऑपरेटिंग रेंज दिया रहता है। इसका कहने का क्या मतलब कि 125% तक का है जो उसका रेटेड कैपेसिटी है, उस 125% तक अगर आप उसके प्राइमरी में करंट फ्लो कराएंगे तो सेकेंडरी का जो मैग्नीट्यूड है वो एज पर एक्सपेक्टेशन लीनियर ही दिखाएगा। मतलब रिलेशनशिप का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो बदलेगा नहीं। मतलब अगर आप प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच का एक प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का एक कर्व प्लॉट करेंगे तो ये सीधा जाएगा, ऐसा नहीं कि कभी बढ़ गया कभी घट गया, ये सीधा जाएगा। 125% हो जाने के बाद क्या है ये धीरे धीरे कर्व जो है सैचुरेट कर जाता है। सैचुरेट करने का मतलब कि प्राइमरी का करंट बढ़ता जा रहा है पर सेकेंडरी नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो है सैचुरेट कर जाता है। सिटी का सैचुरेशन का मतलब बेसिकली यही समझते हैं हम लोग कि प्राइमरी का करंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा लेकिन सेकेंडरी का करंट जो है वो बढ़ेगा नहीं, अपने जगह पर रुक जाएगा। तो बेसिकली क्या है हम लोग जो है इस तरीके से क्या है, जैसे S1 S3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों ने प्राइमरी के करंट को वेरी करा करके सेकेंडरी के करंट में उसका रिस्पांस देख लिया और जितना दूर 125% तक ऑपरेटिंग रेंज दिया है उतनी दूर तक का जो है हमने
देख लिया। अब क्या है, जब हम इससे मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये एक रफ तरीका है। अगर आप इस सेकेंडरी के वैल्यू को भी जो अगर आप टेस्ट किट के माध्यम से देखेंगे तो आपको जो है रेशियो का एग्जैक्ट एरर दिख जाएगा कि मैग्नीट्यूड में कितना एरर आ रहा है और परसेंटेज एरर मिल जाएगा, फेज एंगल में कितना एरर आ रहा है वो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें और एक रफ तरीके से हम लोग मोटा मोटी कोशिश करें इसे जानने की, तो हम लोग 2 क्लैम्प मीटर और एक प्राइमरी इंजेक्शन किट के माध्यम से जो है रेशियो का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, रेशियो का टेस्ट हो सकता है। अब क्या है कि अगर सीटी के किसी एक कोर के ये रेशियो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ S1 और S3 को कर लेने से ये सफिशिएंट नहीं कहा जा सकता कि सीटी जो है वो करेक्ट है। सेकेंडरी का जो रिस्पॉन्स है वो प्राइमरी के प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन में बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या हो कि आप एक बार S1 S2 का मतलब 300 बार 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कीजिए। 300 बार 1 में भी ऐसे 3 4 5 वेरिएबल वैल्यू जो है जो रेटेड है उसका 20% डाल दिया, 20% प्राइमरी करंट डाल दिया और देखा कि सेकेंडरी में 1 एम्पेयर का 20% मतलब 0.2 जो है वो आ रहा है कि नहीं। ऐसे करके 20% डाल दिया, 30% डाल दिया, 50% डाल दिया, 80% डाल दिया, 100% डाल दिया। ऐसे करके 5-6 डाटा डाल करके हम देख लेंगे और 125% से ऊपर जा करके भी देख लेंगे कि कितने मैग्नीट्यूड तक जो है ये करंट जो है सैचुरेट नहीं करता, ये सीटी जो है सैचुरेट नहीं करता है। प्रोपोर्शनैलिटी का जो एक लीनियर रिलेशन है ये रहता है, ठीक है ना। ये लीनियर रिलेशन इस्टेब्लिश रहना चाहिए, इस रेंज में ही हमको सीटी का ऑपरेशन कराना चाहिए, ठीक है ना। इसी के लिए हम जो सेलेक्ट करते हैं सीटी को, जनरली हम 100% से नीचे ही सेलेक्ट करते हैं कौन सा सीटी रेशियो रखा जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा जो इक्विपमेंट है, सपोज एक सीटी जो है सर्किट में लगा है वो किसी मोटर को चला रहा है और वो सीटी का जो रेशियो है वो मान लीजिए कि 50, 100, 150 एम्पेयर बार 1 ऐसे करके है, ठीक है ना। 150 एम्पेयर बार 1 है और मोटर की जो करंट है वो मान लिया जाए कि 75 एम्पेयर है मोटर की रेटेड करंट। तो क्या हम 100 एम्पेयर वाला रखेंगे, 50 वाला नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 50 वाला जो है 75 एम्पेयर जो है वो उसके 125% रेंज से बाहर जा रहा है। अब किसी ने कह दिया कि नहीं 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 75 नहीं है, मान लिया जाए कि 60 है, 60 भी नहीं, मान लिया जाए 55 है, ठीक है, तब तो 10% के अंदर है, 110% रेंज हुआ, तब क्या रख लेंगे? नहीं, तब भी नहीं रखेंगे। क्यों? सीटी जो है फुल लोड के नज़दीक ऑपरेट कर, ये अच्छी बात है, लेकिन एकदम मार्जिनल केस में उसको अगर आप ऑपरेट कराइएगा तो सपोज जो वोल्टेज है वो अगर कुछ कम होता है, जो मोटर है उसका तो मेगावाट लोड, उसका जो वाट लोड है वो तो लगभग कांस्टेंट है, जो VA कैपेसिटी है वो तो कांस्टेंट है। तो अगर वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो मोटर जो है वो अपना रोटेशन के लिए करंट का इंटेक जो है बढ़ा लेगा। तो अभी जो 10% एक्सीड कर रहा है वो क्या करेगा? 10% से ज़्यादा एक्सीड करने लगेगा। तो चांसेस है कि जो 125% तक सेफ रेंज है उसके ऑपरेशन का उसको क्रॉस कर जाए। उसको क्रॉस कर जाए तो फिर मोटर प्रोटेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी मोटर प्रोटेक्शन के लिए रिस्की? क्योंकि इस सीटी का जो आउटपुट करंट मिलता है, जो मैक्सिमम वैल्यू 1 के रूप में मिलता है, रेटेड वैल्यू, रेटेड मैक्सिमम वैल्यू 1 के रूप में मिलता है, इसी के प्रोपोर्शन के आधार पे तो प्राइमरी के करंट को हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्राइमरी में अगर 1 एम्पेयर है और 300 का रेशियो है तो भाई प्राइमरी में 300 एम्पेयर चल रहा होगा। अब हमने कहा कि भाई मोटर जो है 300 से ज़्यादा एम्पेयर पे नहीं चलना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर फीडर है जिससे कि कहीं पर आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर जो है कन्वेयर बेल्ट है, या किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रिकल लोड है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक तो लिमिट होगी ना, एक तो रेंज होगा कि हाँ भाई इस रेंज से ज़्यादा जो है हमें इसमें पावर सप्लाई नहीं देनी, इससे ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी इसके सर्किट की नहीं है, इस लोड को ड्राइव करने वाला जो वायरिंग है, इस लोड को ड्राइव करने वाले जो कॉन्टैक्टर्स हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। तो भाई सीटी का रेशियो हम उसी अकॉर्डिंग रखते हैं कि सीटी जो है एक लीनियर रिलेशन हमेशा प्रोवाइड करता रहे, सो दैट कि अगर 350 एम्पेयर से ऊपर में, अगर 350 एम्पेयर से ऊपर में जो करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारे सारे कनेक्टेड इक्विपमेंट्स और वायर्स की एक्सपायर कर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या करेंगे हम भाई? सीटी का सेटिंग जो है 1 कितना हो जाएगा? 350 एम्पेयर कितना हो गया? लगभग 16 पॉइंट समथिंग % आता है। तो मान लेते हैं 1.17 के आसपास रख दिए, ठीक है, कि 17% ज़्यादा जो है। तो सीटी जो है रेशियो हमेशा इतना ही रेंज में जो है हम लोग तय करते हैं कि ये लीनियर रेंज में रहे, सैचुरेशन के रेंज में ना जाए, तो 100% के रेंज में ही हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए S1 से S2 के लिए एक बार मेजर कर लेंगे, S1 से S3 के लिए ऐसे ही मेजर कर लेंगे, S1 से S4 के लिए एक बार मेजर कर लेंगे, ऐसे करके एक पर्टिकुलर रेशियो जो एक पर्टिकुलर कोर के लिए कर लेंगे। अब भैया एक सीटी है, उसमें 5 कोर है और हर कोर में जो है 3 रेशियो है, तो टोटल जो है हर कोर के लिए 3 टेस्ट होगा और ऐसे 5 कोर का टेस्ट होगा, तो टोटल 15 सेट टेस्ट आपको करने होंगे और हर कंडीशन में आपको निकालना होगा कि
कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है नेम प्लेट पर ये एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है कि नहीं। सीटी को जब हम प्रैक्टिकली करंट दे रहे हैं तो एग्जैक्टली ये फॉलो हो रहा है कि नहीं ये रिलेशन, ठीक है ना। तो आई होप कि जो है सीटी रेशियो का टेस्ट कैसे करते हैं और रेशियो का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं ये आसानी से समझ में आ गई होगी। सैचुरेशन का हम लोगों ने बस अभी डिस्कस करना शुरू किया है और जो है सीटी को किस रेंज में रखा जाए, मतलब सीटी रेशियो का सिलेक्शन कैसे किया जाए, हमारा जो फीडर है उसके लोड के आधार पर। जनरली क्या है कि भाई कितना एग्जैक्ट उतना रख दिया जाए क्या, या एकदम से। अब मान लीजिए किसी ने कहा भाई कि हमारे पास जो है वो 1200 एम्पेयर का सीटी अवेलेबल है, 1200, 600, 300 बार 1 का सीटी अवेलेबल है और हमारा जो है लोड है वो मात्र जो है 400 एम्पेयर का है और 400 एम्पेयर का लोड है, 400 एम्पेयर उसको जो है लेना है। तो बोलेगा क्यों भाई सीटी सैचुरेट क्यों करना चाहिए, 1200 एम्पेयर ही डाल दो, 1200 बार 1 का रेशियो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम आता है, जब आप सीटी का टेस्ट के बारे में उसका रिपोर्ट देखेंगे तो क्या होता है कि सीटी के परसेंटेज लोडिंग के आधार पर सीटी का आउटपुट एक्यूरेसी तय होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप सीटी को कितना परसेंट लोड कर रहे हैं इसके आधार पर यह डिपेंड करता है कि सीटी का जो आउटपुट होगा उसमें कितना परसेंट एरर होगा। तो हमारा पर्पस सीटी की लोडिंग को बचाने से ज़्यादा सीटी की एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो है जो हमारा डिज़ायर्ड लोड है उससे लगभग स्टैंडर्ड में हम बोलते हैं कि 1.4, 1.3 या 1.5 टाइम्स तक, मतलब लगभग 1.5 गुना। तो भैया 400 है तो आप क्या करो इसमें कि 600 एम्पेयर वाला सीटी रेशियो रख दो, ताकि ये जो सीटी है लगभग 75% के आसपास में लोडिंग में हमेशा चलता रहे। नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज कम होगा तो ये लोडिंग बढ़ के 90% आ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ये लोडिंग घट करके 60% भी चली जाएगी। लेकिन 50% से कम लोडिंग ना जाए नॉर्मल केसेस में। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भैया अब एक बार कभी लोडिंग कम हो गई, कोई पर्टिकुलर मोटर जो है, मान लीजिए कि एक सीटी जो है ऐसे फीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा है जिससे 20 मोटर चल रहे थे, अब भैया 20 मोटर से 2-3 मोटर खुल करके रिपेयर होने को चले गए तो ऐसा नहीं कि अब नहीं अब सीटी रेशियो बदल दो, ऐसा भी नहीं, ठीक है ना। तो एक वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन रहता है, 50% से लेकर के 100% तक के बीच का जो है ऑपरेशन रेंज जनरली हम लोग देखते हैं कि सीटी उतना में ऑपरेट करते रहे बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन है भाई, कभी वोल्टेज कम हो गया, कभी लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, कभी लोड का थोड़ा नेचर चेंज हो गया, कभी किसी फीडर का एक्सटेंशन हो गया, कोई दूसरा फीडर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस फीडर से जोड़ के चला दिया। अब हर बार तो सीटी रेशियो और इतना चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए एक वाइड रेशियो में जो हम इसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है इससे आपको सीटी रेशियो के बारे में एक अच्छा खासा ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। और इससे ज़्यादा अगर कुछ कन्फ्यूज़न लगता है आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है, डिटेल टेस्टिंग जो है मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, या मैं यहाँ पर टेस्टिंग का एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि टेस्टिंग बेसिकली करते क्या है, टेस्टिंग का मतलब क्या, और टेस्टिंग करने के दरमियान में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और अगर बहुत बड़े बड़े टेस्ट किट और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आइटम्स और इक्विपमेंट्स हमारे पास टेस्टिंग के लिए नहीं भी हैं तो भी हम बेसिक टेस्ट किट की मदद से जो है बेसिक जानकारियाँ कैसे जुटा सकते हैं। एक्यूरेसी, नो डाउट एक्यूरेसी निकालना कठिन है, लेकिन हम कुछ चीज़ें तो बेसिक जो है इक्विपमेंट्स की मदद से निकाल ही सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो, कुछ बढ़ोतरी हुई है, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर इलेक्ट्रोक्रेट्स दैट आर इन योर सर्किल। और जो है चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जो है इसी तरीके से एक एक करके इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ के डिफरेंट ड्राइंग्स को, वर्किंग प्रिंसिपल्स को और उनके बैकग्राउंड को सबको जो है 1 बाय 1 करेंगे। थोड़ा स्लो चलेंगे बट बेटर चलेंगे और साथ चलेंगे। तो साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।